ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। मैं अपने वरिष्ठ साथी आदरणीय देशराज वाल्मीकि जी को निवेदन करूंगा कि थोड़ा आरबीएल के संबंध में हमारे आए हुए आगंतुकों को अवगत कराएं। आदरणीय देशराज वाल्मीकि साहब। सर्वप्रथम संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाले प्रातःस्मरणीय भगवान बुद्ध के चरण रूपी कमलों की वंदना करते हुए बहुजन समाज में जन्मे संत गुरुओं को नमन करते हुए बोधिसत्व भारत रत्न नारियों शोषणों के मुक्तिदाता भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में कानपुर मंडल का एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में आज के मुख्य अतिथि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष विशालिया जी, आदरणीय विशालिया जी, नेशनल कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आदरणीय राजाराम आनंद साहब और आज की अध्यक्षता कर रहे DS गौड़ जी, मंचासीन हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई जयराम अग्रवाल जी और प्रदेश के सभी पदाधिकारीगण, संचालन कर रहे प्रदेश के प्रमुख महासचिव सरोज कुमार जी, हमारे सामने बैठे हुए बौद्ध महासभा के सभी पदाधिकारीगण, सम्मानित उपासक और उपासिकाओं, साथियों, मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये बौद्ध राष्ट्रीय बौद्ध सभा से जो मेरा संबंध है, मैं बताना चाहता हूँ कि अभी मार्च में जो है फेसबुक के माध्यम से हमने देखा कि महाबोधि महाभियान आंदोलन चल रहा है, तो हमने जो हमारे वाल्मीकि समाज की अम्बेडकरवादी कानपुर में मिशन में काम कर रहे थे, भगवान बुद्ध के विचारों पर चल रहे थे, उनकी एक मीटिंग करके हमने तय किया कि हमको भी हमें योगदान इसमें देना चाहिए। तो हम करीब 35 लोग महाबोधि महाभियान बौद्ध गया में उस 2 दिन के धरने में हम शामिल हुए थे। वहीं पर हमारी मुलाकात डॉक्टर राजाराम आनंद जी से हुई, काफ़ी चर्चा हुई। तो क्योंकि पूर्व परिचित है, क्योंकि मैं बसपा में 35-36 साल से काम कर रहा हूँ, तो उन्होंने बताया कि यार हम ये जो है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में जो गैर राजनीतिक संगठन है, इस पे काम कर रहे हैं, इसमें शामिल हो। ठीक है, वैसे ही बाबा साहब के मिशन में जुड़े हुए हैं, तो अब समय जीवन का ज़्यादा समय नहीं बचा, तो चलो दिया जाएगा, इसमें धार्मिक काम है। तो साथियों, इधर 5000 सालों से गुलामी लाचारी की जिंदगी जी रहे लोग, आप सभी, मैं ज़्यादा इतिहास में नहीं जाना चाहता हूँ कि जो सम्राट अशोक का अखंड भारत, जिसे सोने की चिड़िया कहा जाता था, और जो आखिरी सम्राट हुए बृहद्रथ, उसकी हत्या उनके मंत्री विश्वामित्र शुंग ने की। वहीं से बौद्ध धर्म का पतन शुरू हो गया साथियों, और इतना पतन हुआ कि जो इस देश के मूल निवासी थे वो गुलामी और लाचारी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन एक समय आया जो इस भारत भूमि पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जन्म लिया और भारतीय संविधान की रचना करके, भारतीय संविधान इस देश में लागू करके वो जो गुलामी और लाचारी की जिंदगी थी उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। साथियों, आज बौद्ध धर्म क्यों नहीं बढ़ रहा, इसे सोचने की बात है साथियों। बाबा साहब के साथ 10 लाख लोगों ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, वो कहाँ गए थे, कहाँ चला गया बौद्ध धर्म? जबकि सम्राट अशोक ने अपने लड़का और लड़की को विश्व में भेजा बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और वो धर्म सम्राट अशोक के समय में पूरे विश्व में फैला था साथियों। आज भारत का जो मूल धर्म है बौद्ध धर्म, वही जो है संकुचित हो गया। तो हमें ये सोचने वाली बात है। हमारे विद्वान साथी हमारे बीच में आए हैं, सभी को अपने अपने समाज में, क्योंकि सबसे ज्यादा आज जो सनातन धर्म है, जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, आज उस धर्म की जड़ें सभी समाज में
बहुत गहराई तक जमी हुई है। आज जितने भी भारत में हम लोग त्यौहार मनाते हैं, सभी जानते हैं कि वो त्यौहार हमारे महापुरुषों की जो है हाथ का जश्न है। इसको समझाने की हमें जरूरत है कि ये जो त्यौहार हिंदू देवी देवताओं के हम लोग मनाते हैं वो सबसे बिछड़ने का कारण है। उसी में हम सब लोग आज ज़्यादातर जो समाज हमारा जो विलुप्त है, तो उसको हमें निकालना है और बौद्ध धर्म के रास्ते पर लाना है। अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे आदरणीय देशराज वाल्मीकि, जो प्रदेश महासचिव उत्तर प्रदेश है। साथियों, मैं इस बात को वादा करता हूं कि राष्ट्रीय बौद्ध महासभा को लगभग इन शब्दों में यदि हम पिरोए तो वो ये है कि इन सहमी हुई निगाहों में ख्वाब हम भर देंगे। इन सहमी हुई निगाहों में ख्वाब हम भर देंगे। खुशी सोनी राहों में फूल हम खिला देंगे और हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले। यदि हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चले तो आपका हर दर्द हम मिटा के रख देंगे। आपका हम हर दर्द मिटा के रख देंगे। साथियों, परिस्थितियां विषम होने के बावजूद भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने जो बौद्धों की विरासत को बचाने का जज्बा किया है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने महाबोधि महाविहार में जो बढ़ के हिस्सेदारी ली है, मैं अपने मुंह से बड़ाई नहीं करना चाहूँगा क्योंकि मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का पदाधिकारी हूँ। लेकिन आप देखिए अन्य किसी संगठन ने वहाँ पर अपनी कितनी सहभागिता दी है और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने ये स्वयं आप अवलोकन करें। इसी के साथ में चूंकि कहा जाता है कि जब किसी नाव का नाविक कुशल है तो हमें चाहे जैसी धारा हो उससे वो उस पार तक ले जाने में सक्षम होता है। मैं भरोसा रखता हूं अपने राष्ट्रीय जो संरक्षक है, हमारे सभी संस्थापक अध्यक्ष हैं आदरणीय धर्मपाल भारती साहब, आदरणीय बिसोइया साहब, आदरणीय हमारे समन्वयक जी राजा राम कालन साहब। इन लोगों को मैंने देखा है, समझा है और जाना है। इनके विश्वास को जब मैंने जान परख लिया है तो आज आप लोगों से मैं अपील करता हूं कि आप जरूर कुछ लेके जाएंगे। आप आज आए हैं तो खाली हाथ नहीं जाएंगे, ये निश्चित रूप से मैं कहता हूं। चलते हैं इसी कड़ी में हम अपने प्रदेश के महासचिव आदरणीय मास्टर साहब जो है हमारे बहुत ही सक्रिय और सहभागिता रखते हैं, आदरणीय सुखदेव प्रसाद जी, वो अपने विचार व्यक्त करें। आदरणीय सुखदेव प्रसाद पदाधिकारी, जिला स्तरीय पदाधिकारी और कानपुर नगर की हमारी एक बेहतरीन टीम, मेरी तरफ से सभी को संपर्क जय भीम, नमो। साथियों, मुझको जो विषय बाबूजी ने दिया था मैं उसी पर 2 शब्द बाबूजी के द्वारा बताए गए और सीखे हुए मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँगा। साथियों, जो त्रुटियाँ हो प्लीज अवॉइड करिएगा। साथियों, संघ की अवधारणा बहुत ही नैतिक और कार्यकर्ताओं में कभी कभी आत्मविश्वास की वजह से उनमें कहीं ना कहीं अहम के भाव आ जाता है। वहीं पर हम लोग अपना टारगेट भूल जाते हैं और हम फेल हो जाते हैं। हमेशा कार्यकर्ताओं को नैतिक रहना चाहिए और बुद्धिज्म में नैतिकता का सर्वोच्च स्थान है। तथागत में भी नैतिकता को अपनी जगह रखा कि अगर मेरी पूजा मेरी वंदना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने को नैतिक रखें, ईमानदारी से काम करें, सच्चे साथी बनाएं और एक कार्यकर्ता को हमेशा अपने साथियों की बात समझने की, अपनी बात समझाने की क्षमता होनी चाहिए। हमेशा नम्र, मृदभाषी, बोलचाल का तरीका, दया, करुणा, मैत्री, बहुत सारी चीजों को एक कार्यकर्ता को ध्यान रखना होता है। हमारे कार्यकर्ताओं को अपने विवेकानुसार
आपने अपने समय में जो कटौती की है वो हमारे आगे की वक्ताओं के काम आएगा, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे अभी आपने कहा अर्चना पूजा, कहा गया है श्रद्धा प्रीतम के आगे तेरा शीश झुकाने से क्या होगा। यदि श्रद्धा ही ना हो, भाव ना ही हो, जब हम समझिए श्रद्धा प्रीतम के आगे तेरा शीश झुकाने से क्या होगा, जब मन का मैल कटा नहीं तो गंग नहाने से क्या होगा, गंग नहाने से क्या होगा। साथियों, मैं अगली कड़ी में अपने बीच में आए आदरणीय प्रेमदयाल गौर साहब जी को निवेदन करूंगा वो भी अपने विचार साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आए सर प्रेमदयाल गौर साहब। इस प्रोग्राम में अभिनंदन है सभी साथियों का अभिनंदन है इस प्रोग्राम में। और निश्चित बात है कि अधिनियम के गलत अधिनियम के नीचे काम जो है काम कर रहे हैं और इसकी अगुवाई हमारे माननीय श्री आनंद सर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष BS सिसोदिया जी के नेतृत्व में हम और हमारे श्री प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम गौर जी के नेतृत्व में हम सभी पूरी टीम एक साथ काम कर रहे हैं। इसके पहले प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं महाभगवान के शारद और शारद के और बहुजन समाज में जब सभी महापुरुषों को हम भी काशी से चलते आए हैं और 3 साल पहले अधिनियम में जुड़े हैं तो हमने पाया देखा कि 10-11 ट्रेनिंग करने के बाद कानपुर से लेके दिल्ली और कॉलेज के नेतृत्व में आया तो पाया है कि जो कुछ हम सीख रहे हैं वो विशेष है और विशेष है तो मुझे जो है अपने जीवन में ऐसे संग जरूर बैठना है और जरूर सीखना है, अवसर करना है और करते हुए हम अपना सवाल अपने साथियों को चलिए अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आप सर को सुन रहे थे। साथियों, मेरे बीच में इंजीनियर रोपी सिंह साहब, GD सर, अनूप सर, सभी लोग आ चुके हैं। उनका तहे दिल से स्वागत है और हम राजेश जी से कहेंगे और मेरी आनंद साहब भी मुझे दिख रहे हैं, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन इस प्रोग्राम में। और राजेश जी आप देखिए उनको वहीं पर पंचशील पटका पहना कर स्वागत करें कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए। प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट दयाराम जी से निवेदन करते हुए कहना चाहूँगा कि हमारे RBM की संगठन की क्या स्थिति है, उस स्थिति से और कार्यविधि से हमें आपको अवगत कराएंगे। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए, हमारा कार्यक्रम अब स्टार्ट हो रहा है। आदरणीय दयाराम और मेरे ख्याल से अब इस फर्स्ट सेशन का मैं लास्ट वक्ता रहूँगा। इसके बाद मुझे लगता है ऐसा कि फिर लंच के लिए जाना पड़ेगा, तो मैं बात अपनी रखूँ इससे पहले दुनिया को मानवता का संदेश देने वाले लाइट ऑफ एशिया तथागत को नमन करते हुए
तथागत बुद्ध से लेकर के कबीर, रविदास, गाडगे महाराज, छत्रपति साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले साहब, पेरियार नारायण गुरु और साथ ही साथ भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी और इन सब महापुरुषों के कार्यों को बहुत हद तक फलीभूत किया। रहबर मानवर कांसी राम साहब के चरणों में नमन करते हुए आज कानपुर की धरती पर इस विशाल तथागत बुद्ध के बौद्ध विहार में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में उपस्थित है। आज के मुख्य प्रबोधनकार जिनके जीवन में लगभग 40 वर्षों का अनुभव मानवर कांसीराम साहब के संपर्क में रहा। मानवर कांसीराम साहब के संपर्क में आकर के 1977 से आज तक आपने जो मानवर कांसीराम साहब की दवाई पी है वो आज भी आपके जीवन में ऊर्जा दे रही है। आज आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद, पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने तमाम संगठनों के माध्यम से, चाहे वो मानवर कांसीराम साहब की बनाई हुई डीएस बोर्ड हो, मानसेप हो, और फिर लंबे समय तक उनके देखरेख में बहुजन समाज पार्टी का काम किया है। आदरणीय डॉक्टर राजा रमन आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हम उत्तर प्रदेश की धरती पर करते हैं। हमारे आज की अध्यक्षता कर रहे उत्तर प्रदेश के देश के राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बीएस बौद्ध साहब, हमारे बीच में सम्राट अशोक के वंशज और हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दशरथ मौर्य जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश के बहुत ही कर्मठ जो संचालन कर रहे हैं आज का हमारे बहुत ही जुझारू साथी आदरणीय सरोज कुमार जी, जो प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं। हमारे बीच में प्रदेश के संगठन सचिव आदरणीय सुखदेव बौद्ध जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष आदरणीय प्रेम नारायण बौद्ध जी और प्रदेश के सचिव आदरणीय देशराज वाल्मीकि जी, हमारे मंडल के सभी पदाधिकारीगण, सभी मंडलों से आए पदाधिकारीगण, सभी जिला के पदाधिकारीगण, और विशेष रूप से धन्यवाद हमारे पूर्व प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर जगजीवन राम बौद्ध जी। हमारे विशेष धन्यवाद की पात्र हैं हमारी तीनों बहनें और उपस्थित बहुजन समाज की हित और बेहतरी के चिंता को आंखों में सजे हुए यहाँ पर बैठे हुए एक एक साथी को मैं नमन करता हूँ, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। मेरे साथियों, आज हम लोग राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से पदाधिकारियों का प्रशिक्षण कैंप करने जा रहे हैं। प्रशिक्षण कैंप करने की बात को बढ़ाने से पहले मैं आपके बीच में ये बताना चाहता हूँ, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से बहुत लोग परिचित नहीं होंगे। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा 14 अक्टूबर 2007 में संस्थापित की गई। इसके संस्थापक बसपा सरकार में दो बार एमएलसी रहे, दर्जा प्राप्त मंत्री रहे और कई प्रदेशों के कम से कम 30 वर्षों तक कोऑर्डिनेटर रहे। DS4 के जमाने से मानवर कांसीराम साहब के साथ में काम करने वाले पूर्व विधायक आदरणीय धर्म प्रकाश भारती जी इसके संस्थापक हैं, जिन्होंने 14 अक्टूबर को 2007 मैं बताना चाहता हूं साथियों कि जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा उन्होंने बनाई, जब वो उत्तर प्रदेश सरकार में एमएलसी थे, तो इससे साफ जाहिर होता है कि प्रसिद्धि के लिए तो कम से कम उन्होंने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा
क्योंकि जब उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार थी और दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री थे, एमएलसी थे, तो उन्हें प्रसिद्धि की कोई कमी नहीं थी। लेकिन साथियों, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाने का एक ही मकसद था कि इस देश में श्रमण संस्कृति को, इस देश में बहुजन समाज की गैर राजनीतिक जड़ों को इतना मजबूत कर देना कि इस देश में जिसकी भी राजनीति बने, जिसकी भी राजनीतिक सत्ता आए, हमारे नियंत्रण में होना चाहिए, फुले साहब अम्बेडकर के मानने वालों के नियंत्रण में होना चाहिए। इसके लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई गई। साथियों, आज का प्रशिक्षण कैंप हमारे खास तौर से हमारे पदाधिकारियों के लिए है जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में पदाधिकारी हैं, और जो नहीं होंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्रीय समन्वयक जी को सुनने के बाद, संस्थापक जी को सुनने के बाद आपका भी मन बनेगा कि हम भी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हिस्सा बन करके फुले साहब अम्बेडकर की विचारधारा को, बुद्ध, कबीर और रविदास की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम करें। आज बदली हुई परिस्थितियां हैं जिनकी खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है। वो लोग आज 24 घंटे और 100% लोग काम कर रहे हैं। मैं गलत कह रहा हूं साहब? जिन लोगों के खिलाफ ये आंदोलन है वो लोग 24 घंटे और 100% लोग काम कर रहे हैं, और हम लोग कितने घंटे और कितने प्रतिशत काम कर रहे हैं ये खुद की समीक्षा करने की बात है। मेरे साथियों, मानव कांसीराम जी ने एक थॉट दिया था, N into D into S is equal to change. N into D into S is equal to change. परिवर्तन करने के लिए हमें 3 पैरामीटर होना चाहिए। N for need, D for desire और S for strength। यानी परिवर्तन के लिए हमारे अंदर दृढ़ इच्छा होना चाहिए, इच्छा शक्ति मजबूत होना चाहिए और उसकी जरूरत महसूस होना चाहिए, और इसके साथ साथ उसको पाने की या परिवर्तन करने की हम में वो मात्रा होना चाहिए, हमें वो ताकत होना चाहिए, क्षमता होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि इस देश के शेड्यूल कास्ट के पास अगर वो क्षमता आई है तो वो भारत के संविधान बनने के बाद आई है। भारत के संविधान के बाद उन्हें ताकत मिली है अपनी बात को कहने की और लड़ने की। मेरे साथियों, लेकिन संविधान के पहले इस आंदोलन को कौन चला रहा? मैं शेड्यूल कास्ट के भाइयों से कहना चाहता हूं, संविधान बनने से पहले शेड्यूल कास्ट इस आंदोलन को नहीं चला रहा था। इस आंदोलन को चला रहा था तो इस देश का पिछड़ा वर्ग चला रहा था, इस देश का अन्य पिछड़ा वर्ग चला रहा था। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में हमारे राष्ट्रीय समन्वयक कहते हैं कि ओबीसी का फुल फॉर्म अदर बैकवर्ड क्लास नहीं है, ओबीसी का फुल फॉर्म है ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी। ओरिजिनल बुद्धिस्ट कम्युनिटी जिन्होंने पुष्यमित्र शुंग के 182 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग के दमन को बुद्धिज्म भारत से समाप्त कर दिया गया था। लेकिन धन्य है हमारे बैकवर्ड के साथी जो छोटी छोटी परंपराओं के माध्यम से जैसे जैसे करके हम तक ये बौद्धिज्म आज फलता फूलता नजर आ रहा है, तो वो भी इसका बहुत बड़ा रोल है। इसलिए साथियों, हमारी ये जिम्मेवारी बन जाती है कि हम राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर के कारवां को पूरा करें। लेकिन अगर वो ओबीसी वर्ग के बगैर पूरा होता है तो वो अधूरा कारवां रहेगा। इसलिए मैं शेड्यूल कास्ट के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि ओबीसी को कंधे से कंधा मिला करके इस आंदोलन के रूप में वो हमारा बड़ा भाई और बड़े भाई के रूप में हम उसका सम्मान करते हुए आगे बढ़ें। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का आज प्रशिक्षण कैंप है और हम लोग कमेटियों पे चर्चा करेंगे। हमारे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश 16 मार्च 2025 को आगरा में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था सूर सदन पैलेस में। उसमें उस कार्यक्रम का नाम था धम्म संसद।
और उस धम्म संसद के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी आपके इस अदने से कार्यकर्ता छोटे भाई दयाराम बौद्ध ललितपुर को मिली थी। मैं ललितपुर की धरती से आता हूँ, बुंदेलखंड का एक जिला है ललितपुर, वहाँ से आता हूँ। मेरा जो अभी तक का जो बैकग्राउंड है, मैं बहुजन समाज पार्टी का ललितपुर जनपद का 2 बार जिला अध्यक्ष रहा हूँ, झांसी मंडल और चित्रकूट मंडल का कोऑर्डिनेटर रहा हूँ। और मानवर कांसीराम जी ने आज आरपीआई में काम करना शुरू किया तो उन्होंने बाबा साहब को ऑर्डिनल रूप में पढ़ रखा था। तो बाबा साहब की पढ़ी पढ़ाई बात लोगों में कही और बाबा साहब से लोगों से कहा कि बाबा साहब की बात को मान करके हमें ऐसे ऐसे तैयारी करनी है। तो लोगों ने कहा कि ये कांसीराम जी आप ठीक कह रहे हैं लेकिन अभी कामयाब नहीं हो सकते। मानवर कांसीराम जी ने पुणे के लोगों से पूछा, आरपीआई के सक्रिय कार्यकर्ताओं से पूछा, बाबा साहब के लेफ्टिनेंटों से पूछा कि बताइए बाबा साहब की बात क्यों कामयाब नहीं हो सकती। तो लोगों ने कहा कि बाबा साहब की बात मान करके अभी सांसद, विधायक और मंत्री नहीं बन सकते। मानवर कांसीराम साहब काफी हंसे और कहने लगे कि कौन कह रहा है कि बाबा साहब का मिशन सांसद, विधायक और मंत्री बनाने का है। बाबा साहब का जो मिशन है सांसद, विधायक, मंत्री बनाने वाली समाज बनाने का मतलब है कि प्रधान से लेकर के प्रधानमंत्री बने तो बुद्ध, साहू, अम्बेडकर को मानने वाले लोगों की चाहत के अनुसार बने। एक साथी और मिले और मानवर कांसीराम से कहने लगे कि आप क्या जानते हो बाबा साहब के बारे में। हमने तो बाबा साहब को पूरा पढ़ लिया। कांसीराम जी ने कहा कि तुमने अगर पूरा पढ़ लिया है तो तुम जिंदा कैसे हो। मैंने एक किताब पढ़ी और मैंने जीवन के सारे अरमान मार दिए, पूरी जिंदगी बाबा साहब के नाम कर दी और तुम कह रहे हो बाबा साहब को पूरा पढ़ लिया है। ये बेईमानी है बाबा साहब के साथ। बाबा साहब को बिल्कुल नहीं पढ़ा है पूरा। इसलिए साथियों, मूवमेंट को सही तरीका से समझने की आवश्यकता है। जिस मूवमेंट को राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ने समझा है, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बुद्धिज्म को, बाबा साहब को और तथागत बुद्ध के बताए हुए मार्ग को सिर्फ और सिर्फ पूजा वंदना तक नहीं समेटना चाहिए। ये जरूरी है, हमारी आस्था का प्रदर्शन जरूरी है, लेकिन जितने भी संगठन काम कर रहे हैं वो केवल और केवल इवेंट के लिए काम कर रहे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मूवमेंट के लिए काम कर रहा है। मेरे साथियों, भला अगर कारवां आगे बढ़ेगा तो मूवमेंट से बढ़ेगा, इवेंट से नहीं बढ़ेगा। 14 अक्टूबर आता है, 14 अप्रैल आता है, हजारों लोग नहीं करोड़ों लोग, लाखों लोग नहीं करोड़ों लोग सड़कों पर होते हैं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, कम से कम 20 से 25 करोड़ लोग उस दिन सड़कों पर होते हैं। बग्घी में चलते हैं, घोड़े में चलते हैं, गाने वाले भी बजते हैं, डीजे भी बजते हैं, पूरी भी बजती है, खीर पूरी भी बजती है, लोग एंजॉय करते हैं। और एंजॉय करने के बाद 364 दिन वो क्या कर रहे हैं उनका कोई पता नहीं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आपको 365 दिन के लिए काम देने के लिए तैयार है। 365 दिन के लिए राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के सामने प्लानिंग है, लिखी हुई प्लानिंग है। 365 दिन काम करती है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। इसी के लिए प्रशिक्षण कैंप है कि हम जिन लोगों से मुकाबला करना चाहते हैं उन लोगों से मुकाबला हमारा गाए बहाए हम इवेंट करते रहे, मेला तमाशा करते रहे और उनसे मुकाबला हो जाए, बिल्कुल नहीं हो सकता। हम देखते रहेंगे। वो क्यों करना चाहते थे 400 पार? क्या जरूरत थी उन्हें 400 पार करने? आप धोखे में हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। वो संविधान के दुश्मन नहीं है। अरे संविधान आपका बुद्धिस्ट संविधान है, संविधान में पूरी बुद्धिस्ट परंपराएं लिखी हुई हैं, उन परंपराओं के दुश्मन है वो, इसलिए संविधान को बदलना चाहते। आपका संविधान पूरा का पूरा बुद्धिस्ट है। अभी तथागत बुद्ध के पंचशील हैं, समानता के प्रतीक तथागत बुद्ध हैं, नारी को सम्मान देने में तथागत बुद्ध आगे हैं। तथागत बुद्ध का दर्शन हमें बताता है इक्वलिटी।
का सिद्धांत हमें तथागत बुद्ध के दर्शन से मिलता है और यही दर्शन हमें संविधान से मिलता है। इसलिए उन्हें तकलीफ है कि संविधान को बदला जाए और संविधान को जब बदल देंगे तो हिंदू राष्ट्र होगा और हिंदू राष्ट्र होगा तो किसका राज होगा? हिंदू राष्ट्र होगा तो ब्राह्मणी राज होगा, ब्राह्मणी राज होगा तो चातुर्वर्ण व्यवस्था हम पे गवर्न करेगी और चातुर्वर्ण व्यवस्था गवर्न करेगी तो हम 85% लोग कहाँ होंगे ये खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। इसलिए साथियों हमें अपनी वर्किंग प्लानिंग बदलनी पड़ेगी। मैं तो साथियों ये कहता हूं कि जिन लोगों को नहीं करना है, जिन लोगों को काम नहीं करना है और जो लोग सोचते हैं कि हम तो पढ़ लिख गए, IAS बन गए, AC में रहने लगे, बच्चे भी हमारे पढ़ जाएंगे, हमें क्या लेना देना बुद्ध से, हमें क्या लेना बाबा साहब के कारवां से, तो वो अपने गेट लगा लें, उनकी हमें जरूरत नहीं है। एक तंबू को गाड़ने के लिए 4 तंबुओं की जरूरत होती है। 4 तंबू मिल ही जाएंगे, ईमानदार निष्ठावान समर्पित 4 तंबू मिल ही जाएंगे। तथागत बुद्ध को भी मिल गए थे, बाबा साहब को भी मिल गए थे, मानव कांशीराम साहब को भी मिल गए थे। लेकिन साथियों अगर काम करना है तो समर्पण की भावना से करना पड़ेगा। अभी आपके बीच में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मैं बताना चाहता हूं, आपको किसी ने भी बताया होगा, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा कहती है पूरी गारंटी के साथ कि भारत देश में 100 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हैं। आपको अति से उतनी लगेगी, भले ही हमारे आंकड़ों में ना हो, भले ही हमारे डेटा में ना हो, लेकिन 100 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हैं। अभी 2 मिनट में साबित करके बताऊंगा मैं। अब आपने बहुत कठोर पैमाना बना दिए बुद्धिस्टों को। हम शेड्यूल कास्ट के लोगों की बात कर रहे हैं, शेड्यूल कास्ट लोग इसके बहुत बड़े चौधरी बन गए और कठोर पैमाना बना दिया। अगर हमारा कुशवा भाई अगर नमो बुद्धाय जय नहीं कर रहा तो बुद्धिस्ट नहीं हो, अगर वो पूजा वंदना दर्शन पर सील नहीं जाता है तो बुद्धिस्ट नहीं हो। अरे ये कैसे पैमाना है? अरे मैं कहता हूं कि जो भगवान में भरोसा नहीं करता है वो बुद्धिस्ट है, जो विज्ञानवाद को मानता है वो बुद्धिस्ट है, जो तर्कवाद को मानता है वो बुद्धिस्ट है, जो जातिवाद को खंडित करता है, जातिवाद को नकारता है वो बुद्धिस्ट है, जो तर्क की बात करता है वो बुद्धिस्ट है, जो मूर्ति पूजा का विरोध करता है वो बुद्धिस्ट है, जो कबीर को मानता है वो बुद्धिस्ट है, जो गाडवे को मानता है वो बुद्धिस्ट है, जो बाबा साहब को मानता है वो बुद्धिस्ट है, जो आपके विज्ञान को मानता है वो बुद्धिस्ट है। तो बुद्धिस्टों की संख्या कम है क्या? लेकिन हमने पैमाना इतने कठोर बना लिए बुद्धिस्ट के। अभी आप पंडाल लगेगी, माता का जयकारा होगा तो 2-4 लोग ही उसमें आरती गाना जानते हैं, जय अम्बे बोलो, बाकी भीड़ खड़ी रहती तो केवल ताली बजाती रहती, उन्हें नहीं आती। उन्हें तो कोई तकलीफ नहीं होती कि तुम हिंदू नहीं हो, तुम आरती क्यों नहीं आ रही। जरूरी है हमारे बुद्धिज्म में आचार्य लोगों की जरूरत है, उपासक जो इस काम को करना चाहते हैं वो सिलेक्टेड लोगों की जरूरत है। लेकिन आप ये पैमाना सभी पर नहीं थोप सकते। मैं 100 करोड़ लोगों को साबित करना चाहता हूं आपका कि कैसे बुद्धिस्ट हैं। अभी कुंभ का स्नान हुआ और भारत की सरकार ने आंकड़े में बताया, डेटा बताया कि 40 करोड़ लोगों को हमने स्नान कराया। 40 करोड़ लोगों ने स्नान किया साहब का नहीं किया, यही बताया था कि मैं गलत बता रहा हूं? यही बताया था, सरकारी आंकड़े यही कहते हैं। तो 40 करोड़ लोगों की तरफ तो हमारा ध्यान गया, लेकिन 140 करोड़ भारत की जनसंख्या है जिसमें 40 करोड़ नहाने वाले हैं, तो 100 करोड़ लोग ना नहाने वाले हैं, उन पर ध्यान नहीं गया। जो 100 करोड़ लोग जो कुंभ का स्नान करने नहीं गए, कुंभ में अपने पाप धोने नहीं गए क्योंकि वो पापी थे नहीं, जो पापी थे वो कुंभ का स्नान करने, गंगा जी में स्नान करने के लिए गए। और हम एक तरफ कहते हैं ठीक है हमारी प्राकृतिक धरोहर है नदी हमारी, एक तरफ कहते हैं गंगा को साफ करना है और दूसरी तरफ हम पाप धोने जा रहे हैं और 40 के 40 करोड़ धो रहे हैं पाप।
तो बताइए गलती होगी कि साफ होगी? 100 करोड़ लोग अपने पाप धोने के लिए गंगा जी में नहीं गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इतनी आंधी के बाद अगर सरकार को कहना पड़ रहा है कि 40 करोड़ लोग आए, 100 करोड़ लोग नहीं आए, 100 करोड़ लोग आपके भाई हैं, आपके सहोदर भाई हैं, बुद्धिस्ट हैं, एक गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। लेकिन जरूरत है आपकी उन तक पहुंच बनाने, उन तक पहुंचे नहीं। नियम इतने रिजिड बना लिए आप, नियम इतने कड़े बना लिए आप। बाबा साहब ने कई सुनते क्या भाई सुनते क्या है, तुम मानो तो बुद्धिस्ट हो, नहीं मानो तो नहीं है बुद्धिस्ट। अरे भाई वो 33% बुद्धिस्ट बने रहे, हम 90% बुद्धिस्ट बने रहे। अगर वो 33% से हाई स्कूल पास है, हम 90% से पास है, तो कहलाएंगे तो दोनों हाई स्कूल पास क्या फिर कहलाएंगे? राष्ट्रीय बौद्ध महासभा इन्हीं सारी बाध्यताओं को तोड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी संख्या को बढ़ता हुआ देखना चाहिए, आप संख्या को बढ़ाना नहीं चाहिए। आप उनकी वैदिक परंपराओं से दूर हुए तो उन्होंने प्रार्थना समाज बना दिया। आप उनकी प्रार्थना समाज से दूर हुए, उन्होंने आर्य समाज बना दिया। आप उनकी उससे दूर हुए तो उन्होंने बजरंग दल बना दिया। आप उनकी उससे कंट्रोल से दूर हुए तो उन्होंने आर्य समाज बना दिया। वो किसी ना किसी प्रकार से आपको चंगुल में रखना चाहते हैं, आपको कंट्रोल में रखना चाहते हैं। और 100 करोड़ लोग बुद्धिस्ट हैं, तो अब राजनीति की बात सुनो। मैं तो डाटा की बात करता हूँ, पॉलिटिकल साइंस का एमए का स्टूडेंट रहा हूँ, नेट क्वालिफाई हो पीएचडी होने जा रहे हैं, तो मैं तो डेटा की बात करता हूँ। आप 40 करोड़ लोगों का डेटा वो दे रहे हैं। अब आप ये बताओ 800 मेरे ख्याल से लगभग 700 750 जिले हैं पूरे भारत में। 700 जिलों में एक जिले से आप कितने लाख लोगों को मानते हैं गए होंगे? खैर वो छोड़ो, हम राजनीति की बात करते हैं। हम ये दावा करते हैं कि सियासत का रास्ता विरासत से होकर गुजरता है। सियासत का रास्ता विरासत से होकर गुजरता है। हमें खूब अच्छे से पता है कि तथागत बुद्ध ने राजपाट को छोड़ा था। राजपाट को छोड़ करके हमें बुद्ध धर्म का दर्शन दिया था। जब हमारी विरासत बनी तब हमारा सम्राट अशोक जैसा शासक बना और पूरे भारत में परचम लहराने का काम किया। इसलिए पहले विरासत आई, फिर सियासत बनी। पहले विरासत बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, फुले साहब अम्बेडकर की बदौलत बाबा साहब ने 1956 में विरासत का काम किया था, सियासत का नहीं किया था। लेकिन 1995 में बहुत बड़ी सियासती बदलाव हुआ। ये किसकी बदौलत? ये विरासत की बदौलत। कुछ लोग कहते कि हमें राजनीति करनी है, करो राजनीति, लेकिन बिना आधार के, जो आधार आपको विरासत देता है, उस बिना आधार के आप राजनीति में कहां तक सफल हो गए? अभी आप देख रहे होंगे, आप 100 करोड़ बुद्धिस्ट हैं और आपका प्रधानमंत्री मालूम कितने करोड़ वोटों में बनता है? आपने कभी आंकड़ा लगाया? आपका प्रधानमंत्री मात्र 15 करोड़ वोटों में बनता है। 272 सांसदों में प्रधानमंत्री बनता है और एक सांसद जीतने में 5 लाख वोट चाहिए। तो जोड़ लीजिए, बड़ा कर लीजिए, 272 गुणा 5 लाख, लगभग 15 से 16 करोड़ वोट होते हैं। और आप बुद्धिस्ट कितने लोग हो? 100 करोड़। अरे हम तो ये कहते हैं कि जिस दिन आप अपनी विरासत को समझ गए, जिस दिन आप अपनी परंपराओं और अपनी संस्कृति को समझ गए, कोई भी हुक्मरान बन जाए इस देश में, सबसे पहले आपके सामने नतमस्तक होगा कि फुले साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों, बाबा बुद्ध और कबीर रविदास को मानने वाले लोगों, गाडगे बाबा को मानने वाले लोगों, बताओ तुम्हारी रजा क्या है? आपके नियंत्रण में होगी, लेकिन आपको काम करना होगा। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक प्रदेश संगठन, प्रदेश कमेटी है, जिसमें मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरा नाम एडवोकेट दयाराम बौद्ध है। हमारे कुछ साथी प्रदेश कमेटी के यहाँ नहीं है। हमारे प्रदेश के, इसलिए प्रदेश कमेटी आपके बारे में आपको सामने रखना चाहता हूँ उसके नाम।
क्योंकि हमारी जो राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है वो किसी एक जाति बिरादरी को लेकर नहीं, बल्कि इस देश के 85% लोगों को साथ लेकर के काम करना चाहिए। इसलिए हमारे साथ हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं फूला प्रसाद प्रजापति जी, वो प्रजापति समाज से, हमारे प्रदेश के सचिव हैं आपके कानपुर नगर से ही आदरणीय देशराज वाल्मीकि जी, प्रदेश के जनरल सेक्रेटरी हैं आदरणीय सरोज कुमार जी, प्रदेश के संगठन सचिव हैं आदरणीय सुखदेव बौद्ध जी, प्रदेश के कोषाध्यक्ष हैं प्रेम नारायण बौद्ध जी। और हम लोग यही परंपरा मंडल और जिला कमेटी में भी ले जाना चाहते हैं। मंडल कमेटी में भी 10 लोग रहेंगे, प्रदेश मंडल अध्यक्ष, मंडल उपाध्यक्ष, मंडल महासचिव, मंडल संगठन सचिव और मंडल कोषाध्यक्ष। इसी प्रकार से और 5 मंडल में मंडल की कार्यकारिणी के सदस्य रहेंगे। 10 लोगों की मंडल की टीम होगी। फिर जिले स्तर पे भी इसी प्रकार से 10 पदाधिकारी होंगे। फिर ब्लॉक स्तर पे भी 5-5 लोगों की कमेटी होगी, नगर कमेटी भी 5-5 लोगों की होगी। तो ये इस तैयारी के साथ हमने अभी जैसे कानपुर मंडल की मंडल कमेटी पूर्व में बन चुकी है, कानपुर मंडल की मंडल कमेटी आपस में काम बांट करके जिला कमेटी का गठन करने का काम करे। जिला कमेटी के लिए जो प्रोफार्मा है वो हमारे पास है, हमसे प्राप्त कर लें। और जो साथी, क्योंकि समय ज़्यादा हो रहा है तो मैं निर्धारित समय में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। जो साथी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के साथ काम करना चाहते हैं और इस बाबा साहब की चाहत को पूरा करने के लिए, बहुजन समाज की बेहतरी के लिए पूरी तन्मयता से समर्पण भाव से काम करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। वो जिला स्तर पर काम करना चाहते हैं, मंडल स्तर पर काम करना चाहते हैं, अपने रिसोर्स के मद्देनजर रखते हुए आप अपना नाम नोट करा सकते हैं। आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी बनने के लिए आप मेरा नंबर नोट कर लें। आप अपना नाम, जिले का नाम हमें व्हाट्सएप पर टाइप करके मैसेज कर दें, या हमसे अभी हम शाम तक रुके हैं तो हम लोगों से आप मिलकर जाएं। आपका बहुत बहुत आभारी होंगे हम। और केवल चंद लाइनों के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगा कि यूं ही नहीं गिरेंगे ख्वाहिशों के फूल झोली में, यूं ही नहीं गिरेंगे ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। यूं ही नहीं गिरेंगे ख्वाहिशों के फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। और अंधेरों को कोसने से कुछ नहीं होगा, अपने हिस्से का दीपक जलाना होगा, अपने हिस्से का दीपक जलाना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मैंने कुछ गलत कह दिया हो, कोई भी साथी को अगर गलत लगा हो तो मैं माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय हिंद। बहुत बहुत शाबाश सर। दयाराम अग्रवाल जी जो प्रदेश अध्यक्ष के अभियान सुन रहे थे। साथियों, एक निवेदन के साथ मैं कहना चाहूँगा, हमारे अतिथि आए हुए हैं, निश्चित रूप से आप सभी लोग क्रोध हैं तभी इस स्थान में बैठे हुए हैं। और बुद्ध गौतम बुद्ध साहब ने एक बात कही थी कि हमें पहले श्रोता बन के ही वक्ता बनना है। आप ज़्यादा जानकार हो सकते हैं, नो डाउट ये हो सकता है, लेकिन यदि किसी वक्ता को बीच में आप डिस्टर्ब करेंगे तो बाकी लोग क्या हमारे आपके शिष्टाचार को सही साबित करेंगे। तो मैं निवेदन करता हूँ, जो भी प्रश्न नोट करें, निश्चित रूप से उनका सवाल मिलेगा, उसका जवाब मिलेगा। और हो सकता है कि वो जवाब भी गलत होगा तो आपका करेक्ट करके हम आगे किसी प्रशिक्षण में जाएंगे तो आपकी बात को हम वहाँ प्रस्तुत कर पाएंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना की बात आ रही थी कि हमारा संगठन होने के बाद भी हम अपने लक्ष्य तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। साथियों, सच्चाई ये है कि हम जातियों के संगठन में, क्षेत्रीय संगठनों में, फिर जातियों में भी कई संगठन बना रखे हैं। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की एक खूबसूरती है, और मैंने सिर्फ इस संगठन को इस बात के लिए ज्वाइन किया है कि इसमें सभी जातियों के समूह को रखा गया है। मुझे ऐसे बहुत से संगठन में नाम नहीं लूंगा, जिसको बोलना है बैठना है मेरे से बात करें, वो संगठन सिर्फ इसलिए खिलाफ है, राष्ट्रीय लेवल के हैं, क्योंकि वहां पे दूसरी जातियों के पदाधिकारी तो छोड़िए, सदस्य बनने का भी अधिकार नहीं है। इसकी वजह से हमारा ये काम लूटा है। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की एक खूबसूरती है कि कोशिश होती है कि 5 पद हैं तो 5 जातियों के लोग उसमें अलग अलग पद के लिए होंगे। और ये प्रस्ताव, मैं तो बड़ी बात कहता हूं कि जब से मैं जुड़ा तो मैंने एक ही बात कही थी कि आपके संगठन को, यदि मेरी इस बात को स्वीकार है तो मैं आपके संगठन में काम करूंगा। और मेरी बात ऊपर तक पहुंची, या उनका खुद की आइडियोलॉजी थी, लेकिन उसमें मोहर लगी और मैं काम करने लगा। मेरे संगठन के 15 पदाधिकारी होंगे तो 15 जातियों के लोग ढूंढे जाएंगे। यदि उसमें से 15 जातियां नहीं है तो किसी आदमी को ऑप्शन जरूर दिया जाएगा कि आप अभी लोग 2 जातियों के लोग एक साथ रह सकते हैं। तो ये खुला ऑफर है आप सबके लिए, हर जाति का बराबर का प्रतिनिधित्व है। वही हमारे मानव साहब कहते थे, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी जो नेतृत्व है हमारा, उन्होंने सिर्फ एक चीज किया है और उसी पे हम लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। कोई कहता है कि हमारे नेतृत्व ने क्या दिया, तो एक कहता है एक जाति को दे दिया। ऐसा नहीं है, उन्होंने सबके लिए दिया, लेकिन वहाँ पे सहभागिता लोगों की नहीं रही तो वो अपने आप को समझते रहे कि हम वंचित हैं। और वही हमारे साथी दूसरी जगह भग गए, जिसकी वजह से आज हमें ये सामना करना पड़ रहा है। चलिए साथियों, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए, निश्चित रूप से संगठन की जहाँ बात आती है तो हम सब लोग संगठित होंगे और ये काम अच्छा होगा कि जब हम कई जातियों के लोग होंगे, जब गुलदस्ता भी सजाया जाता है तो एक ही तरह के पुष्पों का गुलदस्ता अच्छा नहीं लगता है। भिन्न भिन्न तरह के पुष्प होते हैं तो गुलदस्ता ही कहलाता है। चलिए, कहते हैं हर कामयाबी पर आपका ही नाम होगा, हर कामयाबी पर आपका ही नाम होगा, आपकी हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। मुश्किलों का सामना जरा हिम्मत से करिए मेरे दोस्त। दुआ है मेरी कि एक दिन ये वक्त भी आपका गुलाम होगा, एक दिन ये वक्त भी आपका गुलाम होगा। साथियों, जैसा कि हमारा जो प्रोग्राम चालू किया गया है, अभी हम अपने एक वक्ता को सुनेंगे। इसके बाद चूंकि भोजन की व्यवस्था है, हम लोग भोजन करेंगे। 40 मिनट का समय रहेगा। तो जैसे भी भोजन करने के बाद हम लोग पुनः भोजन करके इसी हाल पे आ जाएंगे, क्योंकि सेकेंड सत्र हमारा बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना है, समन्वयक जी को सुनना है और निश्चित रूप से उसका कंक्लूजन कुछ निकलेगा। आप लोग विचार करेंगे, जानेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा आप लोगों की मदद से और आगे बढ़े। मैं अपने वक्ता की कड़ी में आदरणीय प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दशरथ मौर्य साहब जी को आमंत्रित करेंगे, जो हमें राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के व्यवहार, हमारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का व्यवहार और व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए उस पर प्रकाश डालेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय दशरथ मौर्य साहब। धन्यवाद संचालक। सर्वप्रथम महाकाल में
हमारे भारतीय संविधान के रचयिता भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरण तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महापुरुषों एवं समाज सुधारकों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। तत्पश्चात आज की इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारी प्रशिक्षण शिविर में पधारे हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय समन्वयक एवं हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एवं सामने बैठे सभी साथियों, उपासक एवं उपासिकाओं, सभी लोगों को नमो बुद्धाय जय। साथियों, जैसा कि उससे पूर्व में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अपनी जयराम अहिरवार जी ने सभी लोगों को बताया है, तो मैं व्यक्तित्व एवं व्यवहार के संबंध में आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी संगठन का प्रथम कार्य होता अनुशासन। उसमें जो भी संगठन के पदाधिकारी हैं, अगर वो अनुशासित नहीं रहते हैं तो संगठन सही से नहीं चल पाता है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं, एक कहावत भी है, अनुशासन ही देश को महान बनाता है। अगर अनुशासन नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी सेनाएं, हमारी भारतीय सेना, साथियों अभी थोड़ी देर बाद आपको बातचीत करने का, सवाल करने का मौका मिलेगा, तो जरा थोड़ा आकर्षित हो इधर। हमारे देश की या किसी भी देश की इतनी बड़ी सेना होती है, सेना की इतनी बड़ी संख्या होती है और वो उन्हें अनुशासन सिखाया जाता है, बताया जाता है। इसीलिए सेना को एक साथ परेड कराया जाता है। आप लोग भी देखे होंगे, सेना की तरह पुलिस के लोग भी, अन्य संगठनों के लोग भी परेड करते हैं। 26 जनवरी 15 अगस्त को भी आप लोगों ने देखा होगा। तो एक व्यक्ति कमान करता है और हजारों लोग उसके कमान पर जो है, जो आदेश देता है वैसा वो करते हैं और एक साथ सभी लोग करते हैं। इसे कहते हैं अनुशासन। अगर अनुशासन नहीं है तो कोई भी संगठन, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, राजनीतिक हो, अराजनैतिक हो, कोई भी हो, बिना अनुशासन के नहीं चल सकता। इसीलिए जो भी अनुशासन में नहीं रहता है, जैसे सेनाओं में जो अनुशासनहीनता करता है, उनके जो बड़े अधिकारी होते हैं उसको अनुशासनहीनता पर दंडित करते हैं, जिससे कि उसका अनुसरण अन्य लोग न करें। साथियों, हमारे यहाँ सेना का केवल उदाहरण देना, मैं उदाहरण दे रहा था। हमारा एक राजनीतिक संगठन है, सभी लोग प्रबुद्ध हैं और सभी लोग पढ़े लिखे, जो है अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकर जी के विचारों को मानते हैं, बुद्ध जी को विचारों को मानते हैं, इसलिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा होना चाहिए, हमें देख करके कोई उंगली न उठाए और हमें संगठन के प्रति समर्पित होना चाहिए। अगर संगठन के प्रति समर्पित नहीं है तो हमारा संगठन नहीं चल सकता। हमें समर्पण भाव से संगठन को चलाना होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, तमाम राजनीतिक अराजनैतिक संगठन चल रहे हैं, लेकिन वो कुछ दिन बाद निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्प्रभावी हो जाते हैं, क्योंकि उसमें उनके लोगों में समर्पण की भावना नहीं होती है। हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं माननीय धर्मप्रकाश भारती बौद्ध जी, बहुत ही विद्वान सोच के व्यक्ति हैं और उन्होंने कभी संगठन का स्थापना किया था, तभी उन्होंने कहा था हमारा ऐसा संगठन होगा और ऐसी हमारी प्रक्रिया होगी, ये संगठन हजारों वर्षों तक चलता रहेगा, अन्य संगठनों की तरह निष्क्रिय नहीं होगा। इस तरह का जो है इसका संविधान भी बनाया गया है कि जिससे इसमें एक
ने कोई संगठन बनाया, अराजनैतिक संगठन बनाया और वो जा करके किसी राजनीतिक पार्टी में मिल गया और उसका संगठन पूरा का पूरा संगठन जो उसके नीचे के लोग समर्पित भाव से भी रहते हैं, फिर भी वो संगठन बेकार हो जाता है। तो संगठन में जो है समर्पण की भावना ये अति आवश्यक होती है। संवेदनशीलता भी रखना होता है। जैसा कि संवेदनशीलता नहीं रखेंगे तो भी संगठन नहीं चल सकता। देखिए, संगठन में आप संगठन के प्रति हम आप सभी लोग समर्पित हैं और संगठन को चल रहा है, लेकिन इसमें जैसे अन्य संगठन के लोग भी हैं जो हमारे विरोध में कार्य करते हैं, पाखंड को फैलाते हैं, हमें उनकी तरफ न जा करके उनकी बातों को इधर उधर नहीं करना, क्योंकि वो जो अगर हम उनकी बातों करेंगे आप गलत कर रहे हैं तो वो हमको भी गलत बताएंगे और फिर उसमें लड़ाई झगड़ा होने का संभावनाएं रहती है। हमें उनकी बातों को नहीं प्रसारित करना है, हमें अपनी बातों को प्रसारित करना है और हम अपनी बातों को प्रसारित करेंगे, अपना प्रचार करेंगे, अपने लोगों में बताएंगे। जो हमारे संगठन से नहीं जुड़े हैं, जो लोग संगठन को नहीं जानते हैं, तमाम लोग तमाम किस्म के सवाल भी करते हैं, अरे वो संगठन तो था, तमाम संगठन बने हैं, सब संगठन बने हैं, वो सब खत्म हो गए, ये कौन सा जो है ऐसा है? नहीं, ये संगठन हमारा राष्ट्रीय बौद्ध महासभा ऐसा संगठन, इसको मनाने वाले लोग ऐसे हैं और इसका संविधान जो बनाया गया वो ऐसा है कि इसमें एक पावरफुल नहीं है। इसमें जो भी कार्य होंगे, राष्ट्रीय समिति है वो जो है उसका बैठेंगे, विचार विमर्श करेंगे, वो जो निर्णय लेगी, पूरी समिति निर्णय लेगी, उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होगी। कोई भी एक व्यक्ति चाहे वो किसी भी पद पर हो, कितना भी बड़ा पदाधिकारी हो, वो उसमें कोई गलत कार्य नहीं कर सकता। साथियों, समय का पाबंद होना चाहिए। जैसे कि मीटिंग प्राय आप देखते होंगे, सभी लोग देखते हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ कि मीटिंग अगर 10 बजे के लिए बुलाई गई तो लोग सोचते हैं कि ऐसे चलो जो है 10 बजे के लिए बुलाई गई है तो 11 बजे तक लोग आएंगे, हम भी 11:30-12 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे समय का पाबंद नहीं होने पर वो संगठन सुचारू रूप से नहीं चल पाता है। तो समय का पाबंद होना नितांत आवश्यक है। अगर आदमी 10 बजे का समय दिया गया, देखिए समय के पाबंद सेनाएं होती हैं, सेना के लोग, उनको अगर बता दिया गया कि जो है 7 बजे सुबह ग्राउंड में सबको जो है लाइनबद्ध हो जाना है, तो वो 7 बजने में 5 मिनट बाकी रहेगा, तभी वो सेना के लोग जो है वहाँ पर पहुँच जाएंगे और लाइन से जैसे उनको सिखाया गया है उस तरह से वो खड़े हो जाते हैं। तो हमें समय के प्रति जो है ध्यान रखना चाहिए और समयबद्ध रहना चाहिए। जितने बजे का मीटिंग बुलाई गई है या जितने बजे जिसको जो प्रोग्राम बनाया गया है कि इतने बजे, जैसे अभी ये हुआ कि अभी इतने बजे ये नाश्ते का समय है, नाश्ते के बाद सब लोग नाश्ता कर करके खाना खा करके पुनः आ जाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें 40 मिनट का समय दिया गया है, तो हम 40 मिनट बाद जो है खाना खा करके आ जाएंगे। तो जब समयबद्ध रहेंगे तो अनुशासन भी बना रहेगा। टीम के प्रति भावना से काम करना, हम लोग सभी लोग कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। तो संघ जो है, जो संगठन है, वही संघ है, हमारा संगठन है, जो इसके प्रति हमें जो है कि भावना से काम करने से ही हमारा संगठन आगे लंबे समय तक चलेगा और अच्छी तरह चलेगा। हमारे संगठन में जैसे जिले में 5 लोग या 10 लोग जो भी रखे गए हैं, आपस में सब लोगों को बातचीत कर करके कोई निर्णय लेना चाहिए। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए। टीम भावना का ध्यान होना बहुत जरूरी है। संगठन के निर्णयों का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। जैसे संगठन में निर्णय लिया गया, पदाधिकारियों ने सबने मिल करके निर्णय लिया,
कि हमारे अपने संगठन को जो हमारे राष्ट्रीय लेवल पर है उसको प्रदेश लेवल पर और मंडल लेवल पर, जिले लेवल पर, मंडल लेवल पर सब जगह हमको उसी तरह से संगठन बढ़ाना है। तो इसके प्रति निर्णयों का पालन हम करेंगे, तभी अगर सभी व्यक्ति अपने अपने बात रखने लगेंगे नहीं जिले में क्यों करें तो ऐसा एक उचित नहीं होता। तो संगठन के निर्णयों का पालन करना नितांत आवश्यक होता है, तभी वो संगठन दीर्घ समय तक आगे लंबी अवधि तक सुचारू रूप से चलता है। सभी वर्गों को संवाद करना, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि किसी व्यक्ति पर टीका टिप्पणी करने से वह व्यक्ति और कुंठित होता है और वो जुड़ाव कम करने का प्रयास करता है। मैं इस बात को सहर्ष स्वीकार करता हूं कि एससी वर्ग के लोग इस संगठन के प्रति ज्यादा प्रभावित है और ज्यादा लोग मनोयोग से काम करते हैं। पिछड़ी जात के लोग इसमें कम लोग हैं और वो उतना रुचि नहीं रखते हैं। अगर उतना रुचि रखते तो वो भी इसी संख्या में। साथियों, मेरा नाम दशरथ मौर्य है, मैं भी पिछड़ी जात से, लेकिन जो सत्य बात है उसको कहने में कोई दुराव नहीं है साथियों। लेकिन इसके साथ में एक चीज का अवश्य ध्यान रखना होगा कि अगर हम ये कहते रहेंगे कि पिछड़ी जात वाले रुचि नहीं रखते हैं, पिछड़ी जात वाले रुचि नहीं रखते हैं, तो वो और रुचि कम करने लगेंगे। तो इस बात को हमें नहीं कहना है कि पिछड़ी जात वाले रुचि नहीं रखते हैं। जो पिछड़ी जात के लोग हैं उनको हम अपनी बातों को बता करके, अपने संगठन के बारे में बातें बता करके उन्हें हम जोड़े, क्योंकि संगठन तभी मजबूत होगा जब सभी जातियों के एससी, एसटी, ओबीसी तीनों के लोग इस संगठन में होंगे, तभी इसकी मजबूती होगी। और जो कोई निर्णय हमारा संगठन लेगा, जैसा कि हमारे संस्थापक अध्यक्ष जी कहते हैं कि हम एक दिन निर्णय लेंगे, हमारे हाथ में शासन सत्ता होगी। अगर हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे तो जो चुनाव लड़ेगा, जिसको हम लोग चाहेंगे, हमारे संगठन के लोग चाहेंगे, वो व्यक्ति जीतेगा। और जिसको वो व्यक्ति जीत के जाएगा तो उसे जो हम कहेंगे करने के लिए, हमारे बहुजनों के हित का कार्य जो होगा उसको हम कहेंगे कि इस काम को करिए आप, इसमें बहुजनों का हित है, तो वो हमारे बहुजनों के हित का कार्य करेगा। तो इसलिए किसी की बुराई नहीं करना है, चाहे वो बैकवर्ड का हो चाहे अन्य भी हो, किसी की बुराई नहीं करना है, उसे अपने संगठन में जोड़ना है और सही से उससे बातचीत करना है, जिससे हमारे बैकवर्ड के लोग भी अधिक से अधिक संख्या में इस संगठन से जुड़े और हमारे संगठन के कारवां को आगे बढ़ाएं। साथियों, कठिन समय में शांतिपूर्वक निर्णय लेना, विरोधियों से डरना नहीं, उपाय सोचना। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, हमें किसी सरकार की कोई खिलाफत नहीं कर रहे हैं और न ही हम किसी की बुराई कर रहे हैं, लेकिन जो सत्य बात होती है, जो हमें बहुजनों को जो दिक्कत परेशानी होती है, उस बात को तो हमें कहना ही पड़ता है। तो अगर वो हमें परेशान करते हैं और वो डराना चाहते हैं तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें उसके डर की काट सोचना है, हमें उसका उपाय ढूंढना है कि हमारे पास क्या उपाय हो कि ये हमें डरा न सके, हमें परेशान न कर सके। और हम उस उपाय को आपस में बैठ करके विचार विमर्श करके और सभी एससी, एसटी, ओबीसी को मिला करके उस निर्णय को लें जिससे वो हमारे बहुजनों को परेशान नहीं कर सके। इसके लिए हम लोगों को सतर्क रहना चाहिए। साथियों, इसके साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो सभी लोग जानते भी हैं कि जब तक संगठन हमारा मजबूत नहीं है, हमारा क्या कोई भी संगठन, हम उस संगठन का नाम नहीं लेना चाहते हैं जो इस समय काम कर रहा है शासन सत्ता में, कहते हैं कि भला
संगठन शासन सत्ता में उसकी भागीदारी नहीं है, लेकिन परोक्ष रूप से जो कहता है शासन सत्ता वही करती है, और वो जो है हमारे बहुजनों के खिलाफ सारे कार्य करने का प्रयास करता रहता है। तो साथियों, उससे बचने के लिए हमें अपने संगठन को मजबूत करना होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, माननीय दयाराम जी ने अभी बताया है आप सभी लोगों को कि जो हमारा प्रदेश का संगठन तैयार हो गया है। हमारा प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। हमें हर मंडल में हमारा संगठन तैयार हो जाए, हर जिले में तैयार हो जाए, हर विधानसभा क्षेत्र में तैयार हो जाए, हर ब्लॉक में तैयार हो जाए, तो हमारे लोग इतने हो जाएंगे कि हम जिसको चाहेंगे उसी की शासन सत्ता हो। हम जिसको चाहेंगे वही जीत कर करके हमारे यहाँ से जाएगा, अन्यथा जिसको हम नहीं चाहेंगे, जो हमारे बहुजनों का विरोध करता है, इन्हें सताता है, परेशान करता है, काखंडों में डालता है, इनकी शिक्षा को बाधित करता है। एक समय ऐसा था जो नीति थी कि जो है प्रत्येक गांव में स्कूल खोले जाए, जहां पर जो है सबको बिना शुल्क के निःशुल्क शिक्षा दी है। लेकिन वो सब स्कूलों को धीरे धीरे आप सभी लोग समझते हैं, पढ़े लिखे हैं, बंद करने का क्या कारण है? जो लोग जो है निःशुल्क पढ़ते हैं, जो शुल्क देने के योग्य नहीं है, मतलब उतना उनकी सामर्थ्य नहीं है, उनके बच्चे पढ़ नहीं सकेंगे और वो अशिक्षित होंगे, तो जो उनको कहा जाएगा वही काम करेंगे। तो इससे बचने के लिए हमारे संगठन की मजबूती जरूरी है, और संगठन मजबूत होगा तो जो हमारे लोग चुन करके जाएंगे, जो हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होंगे, हमारे विधायक और एमपी होंगे, जो हम कहेंगे कि ये हितकर कार्य है, ये गरीबों के हित की बात है, बहुजनों के हित की बात है, इसको आप करिए, तो उस कार्य को करने के लिए बाध्य हो जाएंगे। नहीं तो हम ये भी कहेंगे कि अगर इस बार आप नहीं करते हैं तो हम अगली बार जो है आपको फिर देखेंगे, जो हमारा कार्य करेगा हम उसको भेजेंगे। तो साथियों, जो है हमें हमारा व्यक्तित्व और व्यवहार ये बहुत ही आवश्यक है। बिना इसके व्यक्तित्व के जो है हम किसी को तभी टोक सकते हैं कि आप इस गलत कार्य को कर रहे हैं, जब हम गलत कार्य नहीं करेंगे। अगर हम नशा नहीं करते हैं तभी किसी नशे वाले व्यक्ति को कहेंगे कि भाई आपने नशा किया है, आप दारू पिए हैं और जो है ये गलत कार्य है, इससे आपके परिवार पर प्रभाव पड़ेगा। अगर हम खुद नशा करते हैं तो कहेगा कि आप भी वही कार्य करते हैं, आप हमको क्या समझा रहे हैं, पहले आप अपना तो देखिए। आपका लड़का इस तरह का करता है, आपके परिवार में इस तरह का कार्य होता है, तो हमारा व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। पहले हम खुद अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाएंगे, तभी हम दूसरे को कह सकते हैं और तभी हमारा वो दूसरा व्यक्ति अनुसरण भी करेगा। तो साथियों, व्यक्तित्व और व्यवहार ये दोनों हमारा उत्कृष्ट का होना चाहिए। और संगठन, मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि संगठन हमारा जो है निचले स्तर तक, मंडल और जिला स्तर और विधानसभा स्तर और उससे भी नीचे, अगर इतने तक बन जाता तो उससे भी नीचे जा सकता है, गांव स्तर पर भी हमारा संगठन हो सकता है। इसके लिए मैं बार बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि संगठन को मजबूत बनाएं और स्वयं का व्यक्तित्व अच्छा रखें और पंचशील का पालन करें और जो है व्यवहार अपने सभी लोगों के प्रति अपना व्यवहार अच्छा रखें। इसी के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय महासचिव जी, आपने विस्तार से सारी बातें बताई। फिलहाल आप सभी लोगों को ये अवगत है कि पूर्णतः गैर राजनीतिक संगठन है। हम सिर्फ संस्कारों की बात, बौद्ध विरासत को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं। ये हमारा संविधान और
बुद्ध विरासत को बचाने का ही काम मेरा संगठन करता है। इसमें किसी भी व्यक्ति को राजनीतिक लालसा नहीं है, और जिस व्यक्ति को राजनीतिक लालसा हो तो हमारे संगठन को उसके लिए फिलहाल जब संगठन निश्चित करे तभी उसके लिए जगह है, नहीं तो जगह नहीं। कई और भी उप संगठन है। आप राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अन्य संगठन भी हैं, वो आपको जब सदस्य बनेंगे आपको पता लगेगा कि हमारी ये न्याय परिषद भी है, हमारे में शिक्षा के लिए अलग समिति कमेटी बनाई गई है, अन्य संगठन है। जैसे आप देखते हैं जो संगठन हमारे खिलाफ काम करता है वो लगातार कई संगठनों को एक साथ एकत्र कर देता है, कहीं किसी सेना को कहीं किसी सेना को लगा देता है, तो हमारा संगठन उनसे भी कहीं दूर की सोच रखता है। साथियों में सैन्य जल तक हमारे संगठन का मूल आधार कैसे पहुंचे? संगठन ने सप्ताह में 3 दिन जूम मीटिंग्स में अपने प्रोग्राम रखे हैं। बुद्धायन हित धर्मा का वाचन हो रहा है, संविधान का वाचन हो रहा है। प्रोफेसर अभी आपके बीच में आ रहे हैं आशीष दीवान साहब, वो प्रत्येक सप्ताह में जो मीटिंग देते हैं मंदिर को। इस तरह से हम लोगों ने पूरी तरह से अपने आप को तैयार करने की जो तैयारियां हैं कि हमें तैयार करें नैतिकता। हम सभी लोगों को नैतिक बनना है, जिम्मेदार बनने के लिए सबसे पहले शिष्टाचार की जरूरत है। शिष्टाचार कहाँ से आता है? सबसे पहला काम है कि हमें समय का सदुपयोग करना आ जाए। हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या है? समय। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको साबित करना चाहूंगा। एक व्यक्ति मजदूरी करता हो, चाहे नौकरी करता हो, चाहे अन्य कोई कार्य करता हो, वो एक व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है तो कितना कर सकता है? 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना। इससे आप नहीं कर सकता। यदि आप 40 किलो उठा सकते हैं तो हो सकता है किसी की क्षमता हो कि 1 कुंटल से ज्यादा उठा लो, लेकिन इससे ज्यादा तो क्षमता नहीं। हमारा संगठन जब समय मैनेजमेंट की बात आती है, आज ये मीटिंग आप यहाँ देख रहे हैं, पूरे देश में कई जगह हमारी जूम मीटिंग से लेकर के फिजिकल मीटिंग चल रही है। अर्थात हमने अपने टूल तैयार कर लिए हैं, समय मैनेजमेंट हो रहा है। हमारी बात जितने हम में बैठे लोग हैं, ऐसे 10 नहीं 50 मीटिंगें चल रही हैं, तो हम कितने लोगों तक पहुंच पा रहे हैं आप स्वयं अनुमान लगा सकते हैं। अर्थात एक समय में हम 10,000 लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये हमारा टाइम मैनेजमेंट है, और इसी से हम आप सब लोगों को टूल बनाकर जब आप प्रशिक्षित हो जाएंगे तो आप भी इसी तरह का मंच लगा करके या जन जन तक या अपने घर में ये बात पहुंचाएंगे तो हम पुनः सम्राट अशोक के कार्यकाल की संकल्पना कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि दुनिया में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस समय हमारे यहाँ अशोक सम्राट का कार्यकाल था, और उस समय हमारे देश की जीडीपी जो थी, जिसको विकास दर कहा जाता है, वो हमारी 33%। अर्थात दुनिया के सभी देशों से 33% सोना मेरे देश में था। आज स्थिति क्या है? हम 6 से 7% जीडीपी के आसपास घूम रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं कि हम विश्वगुरु हैं। हम यह कह रहे हैं कि हम सबसे सम्राट और विकासशील और विकसित हैं। इस बात को सोचना है हमें अशोक का कार्यकाल पुनः स्थापित करने के लिए। निश्चित रूप से हमें आपको एक पहल करके रहना पड़ेगा।